सीएए के प्रोटेस्ट के वक्त बोला 500 रुपया महिला को दे दिया इसलिए महिला आ रही है, अभी बोल रहे 100 रुपया दे रहे इसलिए महिला आ रही है। हर वक्त बीजेपी और संघ परिवार का ये एक आदत है कि महिलाओं के ऊपर बोली लगाना, महिला की एजेंसी को कंप्लीटली इग्नोर करना और इस तरीके से जो इंसल्ट करना उनका। तो इस एक तरीके को हम बाकी संगठनों के साथ मिलके NFIWMI नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन भी कंडेम करती हूँ। कविता कृष्णन फ्रॉम ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन। कविता प्लीज get going, you are well known to everybody. तो मैं बस बहुत संक्षिप्त में बातें 2-3 रखना चाहती हूँ, एकदम 2 मिनट का समय लेकर के। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम किसानों के साथ आज क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं क्योंकि किसान दरअसल उनकी जो लड़ाई है वो सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं, वो इसलिए भी हम खड़े हैं क्योंकि किसान हम सबके लिए लड़ रहे हैं। ये देश के खाद्य सुरक्षा की लड़ाई है और देश में लोकतंत्र की लड़ाई भी है, क्योंकि प्रदर्शन करने का, कानून कैसे बने सरकार को बताने का, संसद को बताने का अधिकार हर नागरिक को है। और किसानों से बिना पूछे किसानी के बारे में कानून बनाना ये बिल्कुल तानाशाही का लक्षण है। जब किसान आ रहे हैं बताने तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम आपको समझाएंगे। किसानों को कैसे समझाएगी सरकार की किसानी कैसे की जाती है? किसानी के मामले में तो किसान एक्सपर्ट है, इसीलिए उनके अलावा किसी एक्सपर्ट को बुलाना और कहना कि हम आपको समझा देंगे कि नया कानून कितना बढ़िया है, ये बिल्कुल बेकार और तानाशाही पूर्ण रवैया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस आंदोलन को एक तरह से ये किसानों का शाहीन बाग है और एक से जैसे शाहीन बाग आंदोलन बराबरी की नागरिकता के लिए लड़ रहा था, तो किसान इस समय वो अपनी नागरिकता को असर्ट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किसानी, खेती जो एक तरह से भारत के पूरे समाज और अर्थतंत्र सब चीज की रीढ़ की हड्डी है, उस पर हमला किया जा रहा है इन 3 कानूनों के जरिए। और बच्चा भी समझ सकता है, किसी किसान के बच्चे से भी पूछ लीजिए तो वो आपको बता रहा है कि ये 3 कानून कैसे हमला कर रहे हैं हमारे ऊपर। और ये सिर्फ बड़े किसानों को नहीं, छोटे किसानों को भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। और एक तरह से बड़े बड़े जो कॉरपोरेशन है उनके हाथ में किसानों की पूरे जीवन वो एक तरह से वो उनके हाथ में दे रहे हैं, कॉरपोरेशन के हाथ। तो जो हमने देखा कुछ ही महीने पहले कि किसी भी आंदोलन पर आरोप जो है सरकार एक ही तरह की आरोप लगाती है, ये शायद एक सीखने वाली बात थी। और महिला आंदोलन के होने के नाते मैं इस बात को याद दिलाऊं कि जिस समय छात्र लड़ रहे थे तो छात्रों से कहा गया कि छात्र जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, और छात्राएं जो है उनके ऊपर कितनी भद्दी भद्दी किस्म के आरोप लगे कि ये तो पैसा लेकर के ये करती हैं, वो करती हैं वगैरह। उसके बाद में जब समान नागरिकता वाली लड़ाई जो थी सीएए के खिलाफ, उस आंदोलन में भी महिलाओं के नेतृत्व में जो आंदोलन चला उस पर भी ठीक इसी तरह के आरोप लगे कि ये सब तो आतंकवादी हैं, ये तो फलाना है। वहां जो लंगर लगा चार्जशीट हुआ है कि आप लंगर कैसे लगा रहे थे, आप जरूर आप खालिस्तानी हैं और क्या क्या है, और इसको गठजोड़ बताया गया। और जो महिलाएं थी उनसे कहा गया कि 100 रुपया लेकर के बैठती हैं, ऐसी हैं वैसी हैं, उनके चरित्र पे न जाने क्या क्या आरोप लगे। अब हम लोग देख रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हुई उनकी। आज हम देख रहे हैं कि किसानों पर किसी को नहीं बख्शते ना ये लोग, अब किसानों पर भी ये वही आरोप लगा रहे हैं और उसका जबरदस्त जवाब बूढ़ी बूढ़ी किसान महिलाएं दे रही हैं भाजपा को। भाजपा के अपने जो समर्थक हैं इस तरह के, जैसे कंगना रनौत टाइप के जो लोग हैं, इन सबको जो माने जबरदस्त जवाब मिल रहा है, मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है किसानों से, किसान महिलाओं से, उस बात को पूरे देश को सुनने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि आंदोलन आप पर जब आएगा, आप जब भी आंदोलन करेंगे, सरकार आप पर, आपके साथ यही रवैया करेगी। और इसीलिए हम तमाम लोगों को एक दूसरे का साथ देना होगा और कहना होगा कि नहीं, टुकड़े अगर कोई कर रहा है देश का तो ये भाजपा है, ये भाजपा की सरकार है, ये मोदी सरकार है जो किसानों, खेतों को टुकड़े टुकड़े करने में लगी हुई है, उनके जीवन को तहस नहस करने में लगी हुई है। उस तबाही के खिलाफ जितने मांग किसान उठाए हैं, उन मांगों से कम में कुछ नहीं मानेंगे। एक आखिरी बात छोटा सा मैं कहूं कि मन की बात जो है मोदी जी बता रहे हैं, भाई मोदी जी अपने मन की बात जरूर बता सकते हैं, लेकिन अपने मन की बात के हिसाब से वो किसानी पर कानून बनाएंगे और किसानों पर इसको थोपेंगे, ये कहाँ का न्याय है?
किसानी के बारे में कानून जो है वो तो किसानों से पूछ करके ही, किसानों के मन की बात के हिसाब से बनना चाहिए। और इसमें ये सारी बात नहीं है कि भाई ये बात सिर्फ एमएसपी या सिर्फ मंडियों की बात ही नहीं है, ये तीनों कानून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में चेंजेस किए हैं, अगर आप बड़े कॉर्पोरेशंस को होर्डिंग करने दे रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप कानून में कहीं एमएसपी शब्द घुसा भी दें तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन जो है वो सारे प्राइसेस को निर्धारित कर पाएगी, मार्केट्स को कंट्रोल कर पाएगी। इसीलिए हम किसानों की मांगों के साथ हैं, सारी महिलाएं देश भर में हम उनको मोबिलाइज कर रहे हैं और वो किसानों के साथ पूरे देश भर में खड़ी होगा। इतनी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कविता। बिल्कुल ये जुड़े हुए कानून हैं और जिस तरफ आपने ध्यान दिलाया है कि ये कॉर्पोरेट टेक ओवर, ऑलिगार्कीज, जो अडानी अंबानी और ऐसे लोग जैसे एफसीआई को मालूम है कि आपको उसकी काफी लॉजिस्टिक्स जो है अडानी के पास है, स्टोरेज उसकी अडानी के पास है। आगे का बात बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर प्रवीण झा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं, आप सब उनके बारे में ज्यादा मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है, पहचानते हैं, टीवी पे लगातार वो हमारे साथ रहते हैं। प्रवीण, आपको अब बोलना है। धन्यवाद इस चर्चा शामिल करने के लिए। और जैसा दिनेश भाई ने कहा कि बेहतर होगा कि मैं हिंदी में ही बात करूं, तो पहली बात तो ये है जो वर्तमान परिदृश्य, जैसा साईनाथ ने बताया, देव सायम जी ने बताया, इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एक बहुत ही लंबे समय से एक जो अग्रेरियन क्राइसिस कह लीजिएगा या डिप्रेशन की स्थिति जो बनी हुई है हमारे यहाँ, वो है। और उसके जो मूल कारण है वो जो अभी हो रहा है उससे नाभिनाल बद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। तो पहली चीज जो उसमें यह है कि किस तरीके से जो न्यू लिबरल पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि पब्लिक स्पेंडिंग में जो रूरल डेवलपमेंट पे खास करके होता है और सोशल सेक्टर्स, इस पे जो है जबरदस्त कटौती, जो एक न्यू लिबरल थियोलॉजी का बिल्कुल उनके केंद्र में ये चीज होती है। और जो दूसरी चीज है वो ये है जो कि कैसे कृषि का ओपननेस, फ्री ट्रेड के दिशा में जो धीरे धीरे हुआ और उसका जो प्रभाव है, और खास करके उससे जो है कि वोलेटिलिटी किस तरह से हमारी बढ़ी। तो अगर आप सिर्फ ये एक छोटी सी तुलना करके देखें कि 80 के दशक में प्रति व्यक्ति आय कृषि में क्या थी और गैर कृषि में क्या थी, और अगर आज देखें तो जो उस समय था तकरीबन 1:2 का हिसाब लगा लीजिए कि 1:2 के रेशियो में था, वो तकरीबन 1:6 के आसपास पहुंच गया है। समझते हैं, यानी कि कृषि का जो है हिस्सा तकरीबन छठा रह गया है गैर कृषि की तुलना में। तो इससे जो एक अंदाज है वो बेहतर ढंग से हमें मिलता है। तो इसको ध्यान में रखने की निश्चित तौर पे आवश्यकता है कि किस तरह की नीतियां जो इतने अरसे से, जैसा इन्होंने बताया साईनाथ जी ने कि 91 मूवमेंट जो था उसके बाद से जिस तरह से चीजें हुई और उसका जो दुष्प्रभाव खास करके कृषि पे पड़ा है, तो स्थिति ये हो गई है कि एक अग्रेरियन क्राइसिस ही नहीं बल्कि समझिए कि अग्रेरियन सेक्टर के लिए एक जो कहिएगा कि पब्लिक पॉलिसी ड्रिवन क्राइम। So it's not only a humanitarian crisis, agrarian crisis and so on. It's more like a crime that has been inflicted on this particular sector. तो उस चीज को समझना जरूरी है। जहां तक हाल वाले कानून है, इसमें ये भी बहुत स्पष्ट है कि ये तीनों चीजें जो हैं, तीनों कानून जो है एपीएमसी और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इनमें जितने सारे बदलाव हुए हैं, चाहे नए कानून जो बने हैं, ये तीनों ये पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे आप एपीएमसी को खत्म करने की जो बात है, जैसे आप पहले बताया गया कि खुदरा बाजार जो है तकरीबन 12,000 अरब का है, और उस पे जो है इन बड़े जिनको आप कहिएगा कि पूंजीपति, पता नहीं वो नाम कितना उचित है, ये जो गिद्ध हैं और शार्क्स हैं तमाम किस्म के, जिस तरह का मार्केट सिस्टम होता है जिसमें एक जंगल राज जो हो जाता है, तो उस तरीके से अगर उसको हम देखें तो उनकी निगाहें जबरदस्त तौर पे जमी हुई हैं कि कैसे इसको ले लिया जाए। और उसके लिए जो है ये बहुत जरूरी था कि एपीएमसी को खत्म किया जाए, और जो नया एक्ट लाया गया है
इसी तरह से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसको उससे जोड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये करने के बाद ही जो उनकी वो सफलता थी वो होती कि आप जितना चाहे अपना स्टॉक कर सकें और बाकी जो और प्रावधान है। और तीसरी जो चीज है वो डिस्पोजेशन की दिशा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली जो चीज है, अब ये दुनिया भर का अनुभव है, इसमें कोई ये हिंदुस्तान में इसको आज पुश किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे देश हैं। अगर सिर्फ उसको हम ध्यान में रखें और देखें कि क्या उनका अनुभव रहा है पिछले 30, 40, 50 वर्षों में, तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि किसान और किसानी वो बिल्कुल हाशिए पे कर दिए गए हैं जहां जहां ये हुआ है। और एसेंशियली जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के आप एक तरह से समझिए कि उनको गुलाम की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया जाता है। तो ये जो इन जगहों पे हो रहा है खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में, उसके पीछे जो एक पूरा इकोनॉमिक लॉजिक है उसको विस्तार से समझने की जरूरत है। और बहुत सारे आप सभी साथी जो हैं, बहुत सारे लोग इसको समझ भी रहे हैं। तो मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो नव उपनिवेशवाद से जो एक जुड़ाव है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है, यानी कि न्यू कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, उसके साथ इसको जोड़ने की जरूरत है कि यूएस, यूरोप, इसके जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये सिर्फ अंबानी और अडानी तक की बात नहीं है, एक ये बहुत व्यापक स्तर पे ये जो हो रहा है कि कैसे पूरी हमारी व्यवस्था को भी कंट्रोल किया जा सके, तो उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। उसका भी एक लंबा इतिहास है, वो WTO से शुरू होके और जो बाकी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहे इस सब के साथ, उस संदर्भ में इसको देखने की जरूरत है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विकसित देश हैं इस सब के बावजूद कम से कम अपने किसान को बचाए रखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक छोटा आंकड़ा दूंगा, अगर आप 2018 यूएस बजट देखें तो किसानों के लिए जो है उसमें सब्सिडी जो थी वो 90 बिलियन US डॉलर्स, 90 बिलियन US डॉलर्स, और ये 2 मिलियन फार्मर्स के लिए थी। यानी कि प्रति फार्मर आप उसको अगर जोड़ के देखें और हिसाब लगाएं तो ये 45,000 US डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं एक सब्सिडी की। तो आप समझिए कि किस स्केल पे जो है वहां के किसानों को उस तरह के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और उसको उस तरह से बचा के रखा जाता है। यही कहानी यूरोप में है। तो अपने जो देश हैं, अपने भूभाग में इस तरीके की नीतियां कि उनको बचा के रखा जाए, सब्सिडाइज किया जाए। दूसरी जगह जो है, दूसरे चाहे WTO के माध्यम से और जो तमाम और जो परिवर्तन हुए उस सब के माध्यम से कि कैसे हमारे यहाँ सब्सिडी बड़ी बुरी चीज है, तो उस सब को भी समझने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जिस दौर पे हम पहुंच गए हैं, और ये मेरी आखिरी बात होगी कि जिस दौर पे अभी हम पहुंचे हैं, एक इस तरीके से समझिए कि कहते हैं कि जो एक आखिरी ताबूत में जो एक आखिरी कील ठोकने वाली बात होती है, अगर ऐसा हो जाता है तो जो है आप मतलब एक अकल्पनीय स्थिति की हम जो रचना कर रहे हैं, ये हमारे महानायक जितने सारे हैं सत्ता में, सत्ताधीश, तो उसको देखने की जरूरत है। और ये बहुत जरूरी है समझना कि ये सिर्फ, जैसा सैना जी ने कहा, देवसायम जी ने कहा, पूर्व ने कहा, कविता ने कहा, कि ये सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है, ये जो पूरा एक डेवलपमेंट मॉडल है ये हम सब की समस्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस देश के 80 से 90% लोगों को एडवर्सली इंपैक्ट करेगा, ये हर तरीके से ये इंपैक्ट करेगा। डायरेक्टली जो है ठीक है, भले ही किसानों को ये कर रहा है, लेकिन जो इनडायरेक्ट इसके इम्प्लीकेशंस हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ मैं अभी विराम देता हूं। अगर कोई प्रश्न हो तो बाद में हम उस पर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल प्रवीण, जैसे सवाल आएंगे हम डायरेक्ट करेंगे। मैं आपकी बात में अपनी बात को जोड़ूं कि मई 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने कमेटी ऑन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में ये फरमाया कि जो हिंदुस्तान में जो है सब्सिडी दी जा रही है और वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि कनक के, गंदम के, वीट के केस में उन्होंने कहा कि जो MSP होना चाहिए वो 354 प्रति क्विंटल ही होना चाहिए, और चावल के केस में उन्होंने कहा ये 235 पर क्विंटल होना चाहिए। ये इतना
जो है ये इस तरह की जो उनकी मांग है, वो दबाव जो है ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा कारण है जिसका ये क्लॉज में परिवर्तन हमने देखा है, जो हमारे अपने एमएसपी में हो या पब्लिक प्रोक्योरमेंट में हो या सब्सिडी रेजिम में हमने चेंजेस देखी हैं। और एक और गैर जिम्मेदाराना जो बात इस सरकार ने की है कि इन्होंने एक्सपोर्ट किया है अपने फूड स्टॉक्स में से, और इसकी भी मैं आगे बातें आपके साथ साझा करूंगा। पूरी ओरिएंटेशन एग्रीकल्चर की, कृषि की चेंज करने की कोशिश है। मैं अब साथी मरियम धावले जी है, इससे पहले कि मैं डॉक्टर राम कुमार को बुलाऊं, मरियम हैं क्या हमारे साथ ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन के? कोरोना के बैकग्राउंड में आम लोगों के पास में कोई काम नहीं और कोई अनाज भी नहीं, खाने की कोई सुविधा भी नहीं, बहुत ही ज्यादा गरीबी और बहुत ही ज्यादा डेस्टिट्यूशन बढ़ गया है। हम अभी पालघर जिले में है, कल हमने डानू में रास्ता रोको किया, आज यहाँ पे पालघर में मीटिंग की है, लगातार औरतों की मीटिंगें कर रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग निकलेंगे और 3 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर सब जगह पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रदर्शन होने जा रहे हैं। अब नवंबर से सरकार ने ये ऐलान किया है कि कोई भी तरह का मुफ्त का जो अनाज वो दे रहे थे कुछ हद तक वो नहीं मिलने वाला, और मनरेगा का तो काम कहीं पे भी नहीं हो रहा है। और आपको हम बता दें, यहाँ पे जो भी मौजूद है, ये बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार, मनरेगा का जो भी काम निकला भी था 1-2 महीने पहले या कुछ भी, उसमें वेतन ज्यादातर लोगों को नहीं मिल पाया है। तो अभी ये जो कानून उन्होंने बनाया है, औरतें इससे बहुत ही ज्यादा पीड़ित होने वाली है। जो विमेन फार्मर्स है, नॉर्मली फार्मर्स की जब हम संकल्पना करते हैं तो ज्यादातर एक पुरुष फार्मर का ही चेहरा हमारे सामने आता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 74% से ज्यादा जो रूरल फीमेल वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर के अंदर है, उनकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती है। और ये कानून की वजह से तो और भी बहुत मुसीबत में औरतें आ जाने वाली है। वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर से उन्होंने जो मुख्य चीजों को निकाल दिया है, सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटोज, अनियंस, वो ये सब चीज, उसमें से ऑलरेडी जो न्यूट्रिशन लेवल्स काफी कम है गरीबों की, वो और भी कम होने वाली है। और जो अभी महंगाई बढ़ेगी ये होर्डिंग और ये सब के वजह से, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो गरीबों के जिंदगी पे क्या असर होगा। राशन व्यवस्था तो पूरा बंद ही होने वाला है। अब इन कानूनों के अंदर मैं एग्जैक्टली कोई लाइन या ऐसा सब नहीं पढ़ना चाहूंगी क्योंकि बस 2 मिनट में ही बोलना है, तो लेकिन जनरली आप पढ़ोगे तो लैंड ओनर्स जो है और जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर आएगा या जो एजेंट या जो भी व्यवस्था होगी, उनके साथ में समझौता और अग्रीमेंट्स और ये सबों की बात है। ये तो उसका तो हम विरोध कर रहे हैं, जनरली कानून का तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन औरतों के नजरिए से देखा जाए तो अभी आप देखिए ग्रामीण इलाकों में ओनली 12.8% जो जमीन है वो औरतों के नाम है, बाकी की औरतों के नाम जमीन होती ही नहीं है। तो अभी भी औरतों को, जैसे आप सुसाइड फैमिलीज के अंदर औरतों को कोई भी मुआवजा या कोई भी रिहैबिलिटेशन का पैकेज मिलता नहीं क्योंकि वो जमीन की मालिक नहीं होती है। इसी तरह से यहाँ पे तो वो पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से ही बाहर फेंकी जाएगी, और उतना ही नहीं, उसकी जो पॉपुलराइजेशन है ये और ज्यादा बढ़ेगा, पूरा वर्कफोर्स से बाहर फेंकी जाएगी। तो ये सिर्फ औरतों का सवाल नहीं है, ये आम किसानों का सवाल है, लेकिन किसानों के अंदर जो और किसान औरतें हैं उनकी जो हालत होने वाली है वो बुरी होने वाली है। अखिल भारत जनवादी महिला सिर्फ पंजाब और हरियाणा के अंदर सभी जगह पे बड़े बड़े आंदोलन कर रही है। पंजाब में हर एक जगह पर औरतें आज रास्ते पे खड़ी है और इनडेफिनेट धरने में बैठी है। हरियाणा की हमारी औरतें ग्रामीण इलाकों में जाके अनाज जमा कर रही ताकि वो अनाज भेज सके दिल्ली के संघर्षशील किसानों के लिए। उसी तरह से हर जगह पर आवाज उठ रही है। तो ये जो नेशन को फार्मर्स है, ये सही बात कहा है कि ये संघर्ष किसानों का नहीं है, ये संघर्ष इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक का है, क्योंकि ये आज किसान कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, श्रम कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो ये शिक्षा नीति है उसको जो बदल दिया है,
और प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन से शिक्षा पढ़ाई लिखाई वो चलाना चाहते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठ रही है। क्रिमिनल लॉज ये बदलना चाहते हैं। ये कौन सा कानून है जो बदलना नहीं चाहते? ये देश को पूरा लूट कर किसी मुट्ठी भर के हाथ में देना चाहते हैं। और अभी कानून के बाद में उन्होंने ये पूरा सीरीज और पूरा एंटी नेशनल ये सब किया। याद रखिए जिस समय के अंदर ये किसान ये इसीलिए एक साथ मिलकर जो हमारे जनवादी अधिकार है उसको भी बचाने के अंदर जो बेसिक चीजों के आधार पर हमारा संविधान बना था, उस संविधान से जो हमें अधिकार मिला था उसको बचाने के लिए भी आम लोगों ने जुड़ना, ये संघर्ष हमारा भी है। ये कहकर जुड़ना ये बहुत अहम है। इसलिए 3 तारीख से मतलब कल से हम आंदोलन के साथ में शुरू कर रहे हैं। आप सब भी जुड़े, इस उम्मीद के साथ मेरी बात अभी खत्म करती हूँ। धन्यवाद। मरियम, बहुत धन्यवाद। महिला आंदोलन जिसको आप ने जोड़ा है, ये बहुत ताकत दिया है हमारे इस पूरे अभियान को। किसानों के साथ हमारा अब जो है जो साथ होगा वो काफी मजबूत होगा, काफी ताकतवर होगा। मैं अब डॉक्टर राम कुमार को आमंत्रित करना चाहता हूं। आई थिंक ही विल स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज वी हैव हैड सो फार क्वाइट अ नंबर ऑफ इंटरवेंशंस इन हिंदी. Ram is well known again from Tata Institute of Social Science, a well known academic, member of Kerala Planning Board. Ram, I hand over to you. 3-4 minutes, not more than that. Thank you, Dinesh. I may start with saying that I stand in complete solidarity with the protesting farmers with their demands, and I urge the government to use this opportunity to start unconditional talks with them to resolve this struggle at the earliest. The first point that I would like to make here is that these 3 farm acts that we are talking about are unconstitutional. That is my firm view. These are unconstitutional primarily because these have been brought in section 33 of the concurrent list, to which entry 26 and 27 in the state list have been linked, and that is the loophole which the central government has used to introduce these laws, which are otherwise rightfully the state's affairs. Entry 14 is a firm part of the state list. Entry 14 is agriculture, and anything that is ancillary or subsidiary to agriculture as a result would also fall under the complete legislative domain of the state governments. Here is where the central government has violated the federal principles, have come in and instituted these 3 farm acts. I want to say here also that section 20 entry 28 in the state list, which is markets and fairs, is not subject to entry 33 in the concurrent list, and the markets that we are dealing with today, APMC mandis, will fall under this, and hence I feel that these 3 farm acts are unconstitutional. Many Supreme Court verdicts in the past, like for example in the ITC versus APMC Munger judgment of the Supreme Court in 2002, are very clear in this respect, that if there is a act in the state list and the center is coming out with a law in the same domain, then it cannot be argued that the state act will be repugnant to the central act. That is the first point. The second point is related to the number of claims that the government has made with respect to these farm laws. First, the government has said that the farmers will receive enormous amount of freedom to sell their products. Their freedom of choice is expanding. They will get a higher price for their produce, and that middlemen will disappear from the market. All of this are actually going to be beneficial to the farmer, not detrimental to the farmer. These are completely unfounded claims in my view. This is not going to happen, and that is very clear from a large number of studies that we have by scholars on agricultural markets in India. It very clearly show that a large number of farmers in India do not sell to the mandis, and they actually sell to the veg trader. In that sense, in a de facto sense, there is already that freedom available to the Indian farmer. Number 2, in many states, some parts of these legislations have already been incorporated as part of state APMC laws. For example, establishment of private markets, establishment of direct sale by the farmer to a company or to a private person. All these are already part of many state legislations. Yet,
despite being part of these being part of state legislations, no amount of private investment has flown into any of these states. That is what we see. In fact, in states where this has been implemented to the maximum, Bihar, for example, we see that the whole APMC system has collapsed and completely unscrupulous and unregulated traders have taken over the agricultural trade, leading to enormous difficulties for the farmer, to the extent that trucks are moving commodities from Bihar to the APMC mandis of Punjab and Haryana to get a good price in those APMC mandis, and the transport cost becomes viable even in this situation. So I do not see that this is going to happen. I do not see freedom expanding. I do not see prices going up. The other is the law is with respect to contract farming. In contract farming, we need a good regulation, but what we have as a result of these three farm acts is extremely poor and bad regulation, which does not protect the farmer in any form, which does not keep the interest of the farmer supreme in contract farming arrangements. That is a real problem with that act. It's a very bad regulation that has come. It would have been much better if the matter had been left to the legislative domain of the states to deal with how to regulate contract farming. Number 3 is related to Essential Commodities Act. Here again, the argument is that private investment will come into storage and warehousing because you have taken away the stock limits on traders. This is not going to happen. Private investment is not coming into storage and warehousing, not because there is a stock limit on traders. It is because of very structural issues in Indian agriculture, the predominance of small and marginal farmers, lack of adequate surplus and aggregation in the rural areas, the absence of homogeneity in cropping patterns, etc. It is that is a reason for no investment coming in. The real need for the R in India is to have more public investment in storage and warehousing. That is the need of the hour. That agenda is being set aside, and as part of neoliberal policies, a private-led storage and warehousing system is being put into place. Already, companies like Adani Logistics Limited are taking over, merging with or acquiring many private companies in this sphere. For example, just a year back, Adani Logistics Limited took over Snowfield Logistics, which has about 40 to 50% share in the cold chain logistics business of India. So clear efforts are being made by corporate companies to enter into this sphere in anticipation of breakdown of MSP system, in anticipation of breakdown of Mandi system, and so that expecting all these commodities currently being traded as part of procurement and mandis will come out into the open market, and then these people can enter and capture the whole business. This will mean that both farmer and the consumer will be left to the mercy of these private corporate firms while trying to get a good price for their produce or while purchasing food. So all these three acts, in my view, are not just unconstitutional, but also those which do not benefit the farmer. That is why farmers' organizations have been saying, who demanded these laws? We never asked for these laws. Why are you bringing in these laws with none of us demanding for it? That's the question that farmers' organizations are asking. And it's a very clear, genuine, correct point that they are making. So the point is that they're not just unconstitutional, and do not just benefit the farmer, but it is also an effort to create a new agriculture in India. A new set of corporate players in the agricultural market, in agricultural trade, and thus tilting the balance of trade away from farmer, who are very clearly the disadvantaged parties in this kind of market exchange. And this is my brief assessment of the three farm acts and the struggle that is ongoing. I once again stand in solidarity with the farmers' movement. I agree with many of the speakers who have spoken before me, and I hope that the government will wake up as early as possible, understand that it's the three farm acts constituted legislative adventurism, and they will withdraw, hold back the implementation of these acts, and based on discussions with the farmers and in consultation with states, that's very important, in consultation with states, allow enough customized legislations to emerge at the state level, because it is a state's legislative domain, to allow them to legislate on this matter and to have good regulations, not bad regulations. Thank you. Thank you, Ram. I want to thank you for the articulation of all the
three laws that you have explained to us and why we should be opposing them, and I think that's very helpful. May I now invite Sharmali Guthal. Sharmali is the head of Focus on Global South. He's been researching on agriculture, works all over Asia. And Sharmali, I hand over quickly 2 to 3 minutes. Thank you, Dinesh. Yes, so to begin, I also want to, like the other speakers before me, I would like to express my solidarity and support to the farmers who are organizing in and around Delhi and all over the country, demanding the scrapping of these 3 farm bills. And I completely agree, of course, with our position on this platform that these bills must irrevocably be scrapped. There is no question of dialogue or negotiation on that point. To begin with, it's important to emphasize again that peasant and smallhold family farmers who are protesting understand the dangers of these 3 bills very well. Because combined, they will enable corporations to dictate food production, pricing, procurement, availability, food varieties, quality, retail, just name it, They have control. It enables them to take complete control over the food and agriculture sector. And they offer, of course, no legal protection to farmers and consumers against corporate exploitation and malpractice. Now, these bills come on top of an overall intensification of disinvestment from public sectors and privatization of public enterprises that are critical to public interest, which includes railways, airports, transport hubs, telecommunications, energy, banks, and so on. They're also being rammed through without serious, comprehensive consultation and assessment during a pandemic, where the risks of depending on global supply chains for essential goods and the importance of strong local food systems and economies have become so clearly evident. And this evidence is not new. And let me now bring some points from outside India, because there is a very crucial international global dimension to what is happening in India. Deregulation of the agriculture sector and re-regulation in favor of corporate interests, which the previous speakers have talked about, neoliberalism, has proved to be disastrous to peasant and family farmers all over the world. Even in the United States, the 1996 Omnibus Farm Bill, which was, deregulation and export dependence, proved to be a disaster for family farmers. It fast-tracked corporate capture of various stages and aspects of agricultural production. In Malawi, the food crisis of 2002, which led to thousands of hunger-related deaths, very important reason for the famine was the sale of the National Strategic Grain Reserve in 2001 on the advice of the IMF. In Thailand, Philippines, Cambodia, Laos, many African countries, contract farming has more or less driven smallhold farmers into ruin and into such severe debt to corporations, banks, moneylenders, microfinance institutions. Many have lost their lands. Young men and women leave their villages and they work in factories, construction, domestic work, the entertainment industry, the sex industry to repay the debts. Many take multiple loans to pay off old loans because of contract farming. There is not a single evidence of contract farming being a liberating force, as the government is saying. In fact, contract farming is designed to create dependency by locking those with much less negotiating power with those who have the power of both capital and legal support. Even the stage for the 2007 global food price crisis was set by, the stage for that was set by the deregulation of agriculture globally and in many national contexts. Now, another very worrying thing is that in the past 2 decades, the expansion of agribusiness corporations into the realm of food and agriculture, this has intensified. This control over production of food and agriculture commodities, labor, land, finance, infrastructure, consumer preferences, all infrastructure. This is not just something that we're reading about in the newspapers. It's happening outside. It's happening in India. And all of you have already pointed this out. Because I think it was Praveen Chassa who said that, after 2007, what happened, basically, regardless of whatever the crisis is, everybody needs to eat. So food and agricultural infrastructure is particularly important. Now, starting from the establishment of the World Trade Organization in 1995, corporations have used their financial muscle to ensure that their interests are at the forefront of all the agreements and free trade agreements. In these free trade agreements, investors who are corporations are protected through investor-state dispute mechanisms, through legal protections. But they can sue governments.
they can sue them for potential loss of revenue for any public interest action. But affected communities and publics have no such legal ability to sue. So what we're seeing with these three bills is a mirroring of what is in trade investment agreements, including what's initially started in the WTO. And now, more and more, this corporate influence has even come into the United Nations system. The Food and Agriculture Organization has announced plans to strengthen official ties with CropLife International and so on. So I'll keep this brief because we have to stop. I should stop. But one of the very perplexing and important things to keep in mind is that in the past, internationally, India has been one of the countries that fought hard in the WTO to protect domestic agriculture and the rights of farmers. Even now, it has filed the TRIPS waiver in the World Trade Organization with South Africa for the COVID vaccine. Now, these farm bills are completely contradictory to this position. So what is happening here? This is something that the press needs to go into. What is this government doing by speaking different languages and with different tongues in different parts of the world? And, just with closing, I would just want to say that agriculture, all food provision sectors are multifunctional. They're central to the public interest. The farmers who have gathered are fighting for us. They're not only fighting for themselves. And, we need to step up. We need to provide that protection with them. We need to march with them. And we need to organize to make sure that public interest and public sector is protected. So I'll just stop here. Thank you, Sharmali, bringing to us the international experience. And I think India should not be repeating those tragedies to which you referred. And I want to invite Comrade Annie Raja very quickly, 2 minutes, and then Ashok, and then we will open it to the press for queries and so on. Comrade Annie. Yeah. Thank you very much. I would like to start by condemning the way the central government, the way the government dealt with the farmers and their agitations. And number two, जो कविता ने भी बताया कि महिला जब भी संघर्ष में उतर कर लार्ज नंबर पे आ जाती है, whenever women come out in large numbers, whether to protest for their rights, whether it is in CAA or even in the agricultural, the farm struggle. जो CAA के प्रोटेस्ट के वक्त बोला 500 रुपया महिला को दे दिया इसलिए महिला आ रही है, अभी बोल रहे 100 रुपया दे रहे इसलिए महिला आ रही है. हर वक्त बीजेपी और संघ परिवार का ये एक आदत है कि महिलाओं के ऊपर बोली लगाना, महिला की एजेंसी को कंप्लीटली इग्नोर करना और इस तरीके से जो इंसल्ट करना उनका. तो इस एक तरीके को हम बाकी संगठनों के साथ मिलके NFIWMI नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन भी कंडेम करती हूँ. और इस तीनों बिल फार्मर्स का सशक्तिकरण के लिए बोल रही है, मगर इस देश की जो फार्मर्स को भिखारी बनाने का कानून है, ये तीनों कानून, इसमें कोई शक नहीं है. अभी जो साथियों ने अभी तक बताया यही बात निकल कर आया है, वही समझ रही, किसान लोग भी ये बात समझ रही है. और दूसरी एक चीज मैं खास करके बताना चाहती हूँ कि इस तीनों का जो बिल के अंदर there is no recognition of the existence of women farmers as well as the women agricultural workers. कोई recognition इस तीनों बिल के अंदर एक लाइन का अंदर भी नहीं है. महिला किसान भी इस देश में है, वो लोगों का खास इश्यूज का खास एड्रेस करना चाहिए. इस तरीके का कोई सोच इस बिल का कहीं पर भी नहीं है. और जो सिस्टम ऑफ एग्रीमेंट्स फॉर कल्टीवेशन और फिर जो ट्रेड, ये सारी चीज एक्चुअली हमारी देश की जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत डेट्रिमेंटल है, पर्टिकुलरली द वीमेन फार्मर्स. ये चीज जो इनके साथ जो एग्रीमेंट बनाने में महिला की, आपको पता है महिला के साथ कैसे जो कॉर्पोरेट के एजेंट्स महिला किसानों के साथ कैसे व्यवहार करेगा, उसका प्राइस का हो उसका, और प्रोड्यूस आफ्टर एग्रीमेंट के बाद भी प्रोड्यूस लेने के वक्त भी उसको क्वालिटी ठीक नहीं है और उसका जो स्टैंडर्ड नहीं है, कोई भी बोल के रिजेक्ट भी कर सकती है. और फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में जो बोल रही है, एक तो है जो कंसिलिएशन बोर्ड है, दूसरा जो अपीलेट अथॉरिटी है.
ये कहीं पर भी सभी जगह पे जो कानून में है ही करके लिखा है। महिला का जो जेंडर सेंसिटिविटी होना चाहिए तो ये कहीं पर भी नहीं है ये चीज भी। और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल में भी जैसे साइना जी ने बोला है कि केंद्र सरकार के खिलाफ केस नहीं करना, राज्य सरकार के खिलाफ केस नहीं करना, और इस कानून के तहत जो एग्रीमेंट करे कॉर्पोरेट का एजेंट हो जो फैसिलिटेशन कर रही हो उन किसी के भी ऊपर, यदि मैं एक किसान होने के नाते मेरे से जो एग्रीमेंट किया है वो सारा एग्रीमेंट जो आपने तोड़ दिया, मुझे इनजस्टिस हो गए, मुझे न्याय के लिए कोई कोर्ट में ना जाने का लिख कर रखा है इस कानून के अंदर। ये कैसे फिर किसानों का एक सशक्तिकरण का कानून होगा। और आखिरी में मैं ये पॉइंट बताना चाहती हूँ, हम ग्रेजुअली ये जो हमारी अभी है जो पीडीएस राशनिंग व्यवस्था इसको डिसमेंटल करने का और ये तीनों कानून पहुंचेगा। और अभी सभी को पता है लगभग 2/3 women of this country are malnourished and anemic। चिल्ड्रन के बारे में भी बोलेगा तो वही बात। तो ये चीज पूरी देश की सिर्फ किसानों का नहीं है, जैसे बाकी साथियों ने बताया, ये पूरी देश की जनता के हित के विरोध में है। ये चंद कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट को उनकी प्रॉफिट की इंटरेस्ट मद्देनजर रखते हुए ये कानून बनाया है। इसको हम बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। और एक जो मैं बताना चाहती हूँ कि जो डिमांड जैसे रखा है कि अनकंडीशनल विड्रॉवल ऑफ ऑल द 3 बिल्स एंड ये तीनों लेजिस्लेशंस को वापस लेना है, कोई कंडीशन नहीं रखना है। एक जगह प्रधानमंत्री बैठ के बोले ये इतना सशक्त है हम हर हालत में इसको वापस नहीं लेगा, दूसरी जगह गृह मंत्री को भेज रहे बोले कि आप आ जाओ चर्चा करो, बोले ये सब तमाशा बंद करना है सरकार को, ये तीनों कानून जो वापस लेना है। और इस वक्त जो जरूरत है देश में वो ये है यूनिवर्सलाइज हमारा पीडीएस विथ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज। 2 दिन पहले दिल्ली का अंदर एक जनसुनवाई हुआ था, उसमें जो लोग बोल रहे पहले जो बच्चों को दूध दे रही थी, लॉकडाउन के वजह से सारा काम जो इनकम का सोर्स बंद हो गया, तो फिर थोड़ा सा दूध खरीदना शुरू किया, कम दूध खरीदना शुरू किया, फिर वो चाय के साथ मिला के दे रही थी। अभी वो भी नहीं पॉसिबल नहीं है, काली चाय दे रहे, बच्चा इतना रो रही है, छोटे बच्चा रो रही है। यही बात दिल्ली का अंदर 2 दिन पहले जो जनसुनवाई में लोग आके खड़ा होके बोला है, यही परिस्थिति है। सो ये तीनों बिल वापस लेना एक बात है, मगर यूनिवर्सलाइज पीडीएस विथ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। And my organization, the National Federation of Indian Women, is also standing with all of you to with the farmers' agitation and with demands. Thank you very much. आपने पीडीएस का बताया और जो लड़ाई है उसका वो क्लियरली रिपील के लिए है, विड्रॉल के लिए है इन लॉज की। अभी मैं साथी अशोक राव जो कि हमारे वेल नोन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर, now it's unmuted. I think no, I'm not. No, it's unmuted. Okay, it's unmuted. Yeah. No, I'm inviting Ashok and Ashok आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिक्स करें, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर ही फोकस करें, इतना ही समय रहेगा आपके पास। अशोक, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, पीपल्स साइंस मूवमेंट, दिल्ली साइंस फोरम एंड इज वेल नोन। या अच्छा, सबसे पहले तो मैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की तरफ से फार्मर्स का पूरे तरह से समर्थन करता हूं। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 जो है हम दोनों का कॉमन इशू है और हम दोनों इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स और फार्मर्स इसको अपोज करते हैं। सीधा मैं पहली इशू पे जाता हूं कि फार्मर्स क्यों अपोज कर रहे हैं इसको। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ना कनक, ना गेहूं, ना भिंडी, ना चावल, ना प्याज बिजली से पैदा होता है, वो पैदा होता है पानी से। अब अगर एक हेक्टेयर में 2.5 टन व्हीट ग्रो होता है
तो इट रिक्वायर्स अबाउट फॉर 1 ton ऑफ व्हीट अबाउट 2 million liters ऑफ वाटर। अब ये 2 million of liters ऑफ वाटर कैसे आ सकता है? या तो कैनाल इरिगेशन से आ सकता है या बोरवेल डिग करके इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आ सकता है। अब जब कैनाल इरिगेशन से आता है, कैनाल के लिए एक नागार्जुन सागर डैम बनता है या भाखड़ा डैम बनता है, कैनाल्स बनते हैं, आगे मेरे खेत तक कैनाल बनता है, और ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट है और पूरा का जो डिप्रिसिएशन वगैरह है, उसका एक छोटा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं मेरे से चार्ज किया जाता, एक छोटा परसेंटेज भी नहीं चार्ज किया जाता। और दूसरी तरफ मेरा भाई वो 30-40 हजार बोरवेल में लगाता है, उसके बाद वो बिजली खरीद लेता है, और वो बिजली के लिए रेगुलेटर कहता है कि थर्मल पावर स्टेशन कितने में पैसे पूंजी लगी, ट्रांसमिशन लाइन में कितना पूंजी लगा, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना पूंजी लगा, मेरे खेत तक कितना पहुंचा। तो ये जो टोटल कॉस्ट टू सर्व, जो कैलकुलेट होगा, वो कहते हैं हमें दो। अब ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी को करीब करीब मुफ्त पानी मिल रहा है और मेरे को जो है बोरवेल का इन्वेस्टमेंट भी करना है और कॉस्ट टू सर्व भी देना है? ये हो सकता है? इट मेक्स नो सेंस। तो अगर आप चाहते हो तो वाटर टू वाटर आप कैलकुलेट करिए तो शायद जीरो नहीं माइनस होगा, पेमेंट मेरा माइनस होगा। ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि किसान हरामखोर रहे हैं, वोट के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लूट रहे हैं, ये सब नॉनसेंस टॉक है। यू टेक वाटर टू वाटर, कैनाल इरिगेशन कॉस्ट ऑफ वाटर टू इलेक्ट्रिसिटी वाटर कॉस्ट ऑफ वाटर, दोनों को कंपेयर करके आप बात करिए। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ये जो बिल है इसमें कहता है कि आप पहले पेमेंट करिए ऑन कॉस्ट टू सर्व बेसिस, मतलब मैं 8-10 हजार रुपया किसान देगा, उसके बाद डायरेक्ट कैश ट्रांसफर डीबीटी से मेरे बैंक में आएगा। अरे भाई कौन से बैंक में आएगा? 1948 एक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये कहा गया था कि आप सब्सिडीज दोगे या मुफ्त में बिजली दोगे, एज आई हैव एक्सप्लेन, तो गवर्नमेंट शुड इंश्योर 3% रेट ऑफ रिटर्न, पर इसका सब जगह उल्लंघन हुआ। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2003 में कहा गया कि गवर्नमेंट शुड गिव सब्सिडी टू डिस्कॉम्स, वो भी नहीं हुआ। तो वो सब नहीं हुआ, पर मेरे को जो है सब्सिडी मिलेगा थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, ये सब नॉनसेंस टॉक है। और ये इसलिए ये दो जो मेजर इश्यूज हैं, इसकी वजह से ये टोटल ऑपोजिशन है ये 2020 के इस पे। अब बहुत सारे स्टेट्स ने इसको अपोज किया, लॉट ऑफ स्टेट्स हैव अपोज, बल्कि तेलंगाना में इवन द एंटायर असेंबली हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन। तो इन्होंने क्या किया, अब एक बिडिंग डॉक्यूमेंट ले आए कि स्टेट की जो डिस्कॉम्स है उनको बेचना है, और उस बिडिंग डॉक्यूमेंट के जो कंडीशंस है वो सुनिए, यू विल बी शॉक्ड बियॉन्ड डाउट कैसे बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के हैं। ऑल एसेट्स विल बी गिवन एट नेट एसेट वैल्यू, ऑल द बिडिंग विल बी एट नेट एसेट वैल्यू। मैंने शायद अगर 10 करोड़ का आपकी प्रॉपर्टी है, उसका नेट एसेट वैल्यू जो है वो 10 लाख होगा, एंड लैंड विल बी गिवन एट 1 रुपी पर एकड़, और 1 रुपी नॉट एकड़, 1 रुपी। अच्छा, एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विल मेक ए क्लीन बैलेंस शीट, मतलब सब यू एंड आई विल ऑब्जर्व इट। उसके बाद आप एक चीज समझिए, जब ये प्राइवेट पावर हाउसेस आए तो इन्होंने कहा कि वी विल साइन पीपीएस, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने पीपीएस साइन किए। आज परिस्थिति ये है इन विच देयर इज 2 पार्ट्स, वन इज फिक्स्ड कॉस्ट, अदर इज वेरिएबल कॉस्ट। ये जो आज परिस्थिति ये है, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड pays 5,000 crores per year for not consuming a single unit of electricity. That they will continue to pay. मतलब subsidized bulk power purchase will be subsidized, and finally there will be hand holding for 5 to 7 years. मेरे assets भी गए, मैं बिना बिजली खरीदे 5,000 करोड़ भी दूंगा, और साथ में मैं अपने सारे assets को मैं दे दूंगा, और एम्प्लॉइज को जैसे कि कोई भेड़ बकरी हो, एक खूंटे से लेकर दूसरे खूंटे में बांध दूंगा। ये है स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट। निर्मला सीतारामन ने कह दिया कि जितने
यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज, वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे। अभी कल ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज स्टॉप्ड द सेल ऑफ द चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और आप ये समझिए कि इन द केस ऑफ दिल्ली, इन द केस ऑफ ओडिशा, they have made companies and only 51% has been sold. But in the case of Chandigarh, they wanted to sell 100% of the shares. A final point I want to make to you, electricity is a monopoly. What you are saying is कि public monopoly से private monopoly में जाएगा. Now, when there is a public monopoly, between you as a consumer and the public monopoly, there are a lot of filters. There is a filter of legislature. There is a filter of RTI. There is a filter of government. There is a filter of courts. There are so many filters. There is a filter of CAG audit. There is a filter of CBC. But between me and the private monopoly, there is no filter. Because Delhi High Court has said there is no need even for CAG audit. So, therefore, this will be an unlimited route. And there is no way that you can agree to it. My last and final point is that please understand that entire agriculture of this country was built on 4 pillars. One pillar was seeds that have been destroyed by giving to Monsanto and everybody. Second pillar was fertilizer that they want to remove the subsidies and finish it off. Third pillar was credit. Today, more credit, so-called priority lending is given to people in Bombay manufacturing tractors than to the farmer. And last was fuel and electricity that they want to destroy. When all the 4 pillars are destroyed, agriculture will collapse and you and I will not have food to eat. So all of us, whatever be our political ideology, must support this farmers' agitation. Otherwise, tomorrow our children may not get food to eat. Thank you. थैंक यू अशोक, धन्यवाद। अशोक का आर्टिकल हमने चैट पे डाला है और मैं आप को ये बताना चाहता हूं कि ये सारे आर्टिकल्स, सारी वेबसाइट्स जिसके ऊपर, चैट के ऊपर जिसकी जानकारी है, और हमारी प्रेस रिलीज भी रंजनी ने अभी हमें बताया है। रंजनी ने प्रेस बड़ी हमारा मीडिया रिलीज को चैट पे डाला है और कौन कौन सी वेबसाइट्स पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां पे हमारे भाई, पत्रकार साथी ये इसको देख सकते हैं। दे कैन एक्सेस इट। That press media release has already been made public and it is available to you, accessible to you. You can do it. And now I would like, before I invite, there are other friends who want to intervene, but I want to open it to the press. I want to open to the media. And there are some questions which I saw. Why don't you tell us? Yeah, there are questions which I have collated. So I'll just say one at a time. Yeah. So there's a question from Avinash Mishra who's asking, it's been said that MSP is a matter of only 6% of peasantry. Is it the only matter of a small section of farmers, and is it conducive to the rest of the farmers? मैं डॉक्टर राम कुमार को इनवाइट करूंगा, पर 1-2 क्वेश्चंस और पढ़ लो ताकि राम जो है एक ही बार में, क्योंकि समय है बार-बार। Why is it that you're not going? Sorry, what suggestion is being given? Capital and monopolies. Sorry, no. Let us read. We'll come back, sir. We'll come back. Okay. Just a minute. There was also a question about suicide statistics are not being released now. That's what I noticed. Ranjini, what the other questions are? There's another question. If these acts are unconstitutional, can it not make for a case to strike down the law by the Supreme Court? Is there scope for PIL? Then there is another question. What is the experience of producers, companies mediated by not-for-profit NGOs, CSOs for direct selling of produce in nearer urban markets? Then there is a question. Delhi government has already notified one of the laws. Other states may also do so. PM has hinted laws will not be repealed. What are the comments on this? Is the forceful auction against the farmers
and criminal cases already filed being challenged, opposed in courts by the civil society present here. Then there is another I think question. second order, we will set a question. Okay. Ranjini, can we Okay. do a second lot? But, Yeah, these are the first lot. Yeah, this these is are the the first lot. Yeah. Dinesh ji, are let's they see media how questions? friends want Dinesh to ji, respond to it. Huh. Dinesh ji, are these media questions or general questions? These are from media, Dev Samji. This is a press conference. We are supposed to respond to media. Yeah. Yeah, these are the questions which have come to the chat box. Is it a general question or media people who have asked this question? Let's also take the hands. No, what Dev Samji is saying is, if there is a journalist friend who has not put it on the chat and wants to raise his or her hand, more or less now it's time that we actually invite them to ask the question if anybody is asked. And I know there is there are friends here. Yeah, please. First let's finish this first lot of Okay, questions. this first lot I'm can sorry. be finished. This is a webinar. This is not a webinar. This is a press conference. It's not a We must web. encourage press questions. Yeah. Yes, some of these Not a webinar. are press questions. Okay, then highlight them first. Please highlight them first. No, the MSP 6%. Why not, Ram? You take up that question because that's one of the core issues as well. Yeah. I'll take up quickly 3 questions in a minute or so. First is a question on MSP and why is the struggle justified given that a very small percentage of farmers only can access MSPs. Look, the data shows that something like 30 to 40% on an average of rice and wheat enters the mandis in the country. If you look, that is a mandi system. If you look at MSP alone, you are right that if you take paddy and wheat, about 10 to 15% of the farmers in India only have access to MSP. Now, this is a problem. And what this actually shows is that given that in a large number of states, farmers receive prices lower than MSP, you need to expand the MSP system. You need to institutionalize the system whereby a larger share of farmers will get access to MSPs. So instead of doing that, what is unfortunately happening is there is an ideological opposition to MSP system itself, that it will lead to inflation, that it is leading to a fiscal burden on the government and so on, and plans are afoot to withdraw the MSP system or weaken the MSP system in the first place. The second point I would like to make is, even if MSP is directly available to only a small section of farmers, the indirect impacts of MSP are enormous. The MSP is actually a price signal. MSP sets or enters into the price formation even in the open market. So it is not that MSP is useful only to the person who directly receives the MSP. It is also available to those who go to the open market and sell, because the open market price is also pushed up by the presence of a higher MSP. So that is my point about MSP. The second point is about court. Yes, I think there is enormous possibility about approaching the Supreme Court with a litigation and asking them to declare these 3 farm acts as unconstitutional. I have explained the reasons in the beginning. I will not repeat that. The third point was related to FPOs. I think FPOs are very useful. FPOs include cooperatives, which are under the State Cooperative Acts, and the farmer producer companies registered as part of the Companies Act. So these are all different forms of collectives of farmers that are available. If they come, they will improve the purchasing power or bargaining power of the farmer. The trader will not be dealing with a single farmer, but the trader will be dealing with a group of farmers, and such collectivization of production and marketing at the farm gate level is extremely important, with or without the Farm Acts. With or without the Farm Acts. It is important even without the Farm Acts, because farmer was exploited even prior to the introduction of these Farm Acts. This is what I wanted to say. But FPOs are very small in number today, and as a result, they cannot be expected to help the farmer tide over the adverse impacts of the 3 Farm Acts. That's what I would like to say. Thank you. Yeah, Ram, Praveen कुछ ऐड करना चाह रहे हैं. Praveen, yeah. Praveen, unmute yourself. हाँ, ऐसा है कि ये जैसा राम ने कहा कि एक इनेबलिंग प्रोविजन है, और उससे जो है बहुत तरह के फायदे होते हैं.
भले ही वो 6%, 10%, 15% फार्मर्स के पास अभी है, लेकिन उसको मजबूत करने की जरूरत है। इस संदर्भ में एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नरेगा ने जब वो प्रोविजन शुरू हुआ तो उसका जो प्रभाव पड़ा रूरल वेजेस पे वो बड़ा अच्छा था। तो ये जो एक सिग्नलिंग वाली बात जो राम ने कही, ये ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। और वैसे भी उसके आगे जाके ये निश्चित तौर पे हमें मानने की जरूरत है कि प्राइस सपोर्ट जो है ये बिल्कुल एक क्रिटिकल चीज है और एमएसपी के बिना वो नहीं हो सकता है। पूरे देश के किसानों के लिए या तो आप प्राइस सपोर्ट का प्रावधान करें या इनकम सपोर्ट का प्रावधान करें। अमेरिका जैसे देश, यूरोप में जो सारे देश हैं वो इनकम सपोर्ट का प्रोविजन करते हैं। हमारे यहाँ जो थोड़ा एक ढांचा है प्राइस सपोर्ट के माध्यम से, हम उसको डिसमेंटल कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि अभी तक कम लोगों तक ये सीमित है और इसलिए इसका व्यापक कृषि पे असर नहीं है, वो काफी गलत होगा। धन्यवाद। प्रवीण, बिल्कुल सही कहा। जैसे कि अभी केरल सरकार ने सब्जियों की, फलों की एमएसपी अभी निर्धारित की है और ये एमएसपी का और पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो प्रोविजंस हैं जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन से शुरू हुए, उनको एक्सपैंड करना जरूरी है। यही आप दोनों ने इसको आपने एम्फेसाइज किया है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रंजनी, डू वी हैव अ सेकंड लॉट? और ऑल्सो फ्रेंड्स, आपको यदि मौखिक तरीके से हाथ खड़ा करिए, सवाल पूछना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। और मैं फिर साहू जी को भी आमंत्रित करने वाला हूं, वो कुछ बात कहना चाहते हैं। हाँ, there's a question from Zishan Zaskar, who is from ABP. He's asking, can anyone suggest where can I find data on farmer suicides post 2015, as government has stopped releasing the data? Sainath, Sai, on suicide statistics. 1 second, I just. Is asking where can he find the data, why the data is not available. I heard the question. Yeah. Okay. The data are available. They suspended it for 3 years between 2016 2018. Let me tell you what the data is, because there are very confusing things in the media about this. The general figures you read on the suicides in the media are not the official data. They are the state government put out data. And you know who puts out the data in the state government? The revenue department, not even the agriculture department, because that is connected to the compensations to be paid. Therefore, this job of keeping the numbers down is given to the revenue department. The main source of data on suicides in India comes from the National Crime Records Bureau, which started keeping farm data from 1995. Problem is that 1995 to 2014, this data was, it's like a census, okay? It comes from every police station in the country. All police stations in a district file their data with the District Crime Records Bureau. All districts file with the State Crime Records Bureau, and the states file to the National Crime Records Bureau. Now, this data was flawed, but not intentionally contaminated. It had all the sins of omission which exist in our society. For instance, largely excluding women farmers, Dalit farmers, Adivasi farmers. But even with all those exclusions, the National Crime Records Bureau tells us that between 1995 and 2018, some 330,000 farmers have taken their own lives. Now that, again, I'm saying is a gross underestimate because it excludes many people. But here's a problem. From 2011, a new kind of error of commission entered when state governments, led by Gujarat and then by Mr. Raman Singh's Chhattisgarh and then Bengal, started declaring zero farmer suicides. They had to file the data to the... So Chhattisgarh, which had
1,500 suicides a year for 10 years. The next 5 years, it had 0 suicides. Then in Bengal started declaring 0 suicides under Mamta. And by 2014, 13 states and 6 union territories were declaring 0 suicides. And even then you were getting figures of 3 lakhs. Okay. Now in 2015, the third problem is data after 2014 cannot be cannot be correctly compared with earlier data because they completely transformed the methodology of counting the suicides to keep the numbers down, breaking the categories into more so that you could distribute bodies across more categories. In one particular year, so many bodies were located in the others category that suicides came down in those states by 50%, but others category went up by 128%. Death due to other causes in the same table. Lastly, the government got so desperate, this government, not many people know this, it shut down the National Crime Records Bureau in 2017. It shut it down and merged it into another body called Bureau of Police Research and Development. That, the Bureau of Police, it was like, say, merging the national election results into your favorite opinion poll. Because the BPRD doesn't have that census that the NCRB does. The BPRD has sample surveys like your opinion polls. They shut it down and then found that they had shot themselves in both feet. 10 months later, they revived the NCRB. It rose like a phoenix from the ashes. But with all these new errors of commission, they withheld the data for 3 years in 16, 17, 18, and then finally restored the data. So you're looking at figures, the data exists. It's in the National Crime Records of Bureau, ADSI, Accidental Deaths and Suicides in India report. All the reports are up on the website, but they are severely flawed. धन्यवाद साय। मैं इन साथी को कहूंगा कि साय तो इस मामले के बारे में खूब मॉनिटर करता है और इसके पास सब जानकारी है। आप साय को कांटेक्ट कीजिए। मैं इससे पहले डॉक्टर सत्यनारायण साहू, I am from Time 8, Ashwarya Tripathi. Yes, do you want to raise a question or do Dr. Sahu, let the is that the person who identified? Sorry, is there a? Dinesh, there is a question from Indian Express. May I? Okay, fine. Please raise it. Please. Yeah, Nushaiba. Yeah, Nushaiba from Indian Express asked Professor Ramkumar, what is the progress on doubling farmers' incomes? Is there data on the objectives and are the outcomes measured? Ram? Yeah, unfortunately, I don't think the data will ever come out in the near future because that data is likely to show either a stagnation of farmers' income or a maybe a moderate rise in farm income and not more than that. Doubling farm income was between 2015 and 2022 or 21, where they were supposed to increase the farmers' income by about 6,000 to 7,000 rupees per month. That was the those were the broad numbers being talked about at that time. Last year there was a survey, which was the next round of the situation assessment survey conducted by the NSSO, which is supposed to have income estimates. But given the government's position with respect to employment data and poverty data, I doubt if the results of the situation assessment survey of 2018-19 will ever come out in the near future. So you will need some good journalists among you to leak it out, like the other NSS reports were leaked out. So in short, there is no income and there is no data on income that is available to monitor the progress of the Doubling Farmers Initiative. The Doubling Farmers Initiative produced a large number of reports which are available on their website, but even the good suggestions among them, even the suggestions were
whether they should be implemented or not, even they are in cold storage. The whole government is in cold storage as a result of this. And only these laws which are introduced, like a 1991 moment, a spectacle, etc. These are being introduced without any concrete change on the ground as far as farmers' incomes are concerned. किसी भी साथी को मैं ये सवाल कहने का, प्रवीण आप एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं एक ऐश्वर्या त्रिपाठी जी हैं, वो टाइम 8 कैपिटल न्यूज से हैं, और उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या कोई मिडिल ग्राउंड फार्मर्स और सरकार के बीच में संभव है या नहीं। इसके बारे में भी यदि आपका कोई विचार हो तो जरूर कहिएगा। हाँ जी। पहली बात तो जहां तक वो फर्स्ट इनकम वाली, जिसपे राम ने बहुत सही बताया, लेकिन ये साथियों की जानकारी के लिए हम बता दें कि अरविंद सुब्रमण्यम जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे और उनका जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे था भारत सरकार के लिए, उसमें स्पष्ट कहा गया कि जो फार्मर्स इनकम स्टैग्नेंट है, तो 17 तक की बात जो थी वो थी। उसके बाद अगर हम जो 17-18 जो कंजम्पशन सर्वे, जिसको अभी तक सरकार ने तवज्जो नहीं दिया है, एम्प्लॉयमेंट को दे दिया, लेकिन जो पीएलएफएस के साथ ही हुआ था, उसके मुताबिक जो कंजम्पशन जो है पर मतलब रूरल एरिया में जो कंजम्पशन है उसमें 9% की गिरावट हुई, और हर सेगमेंट में जो सबसे धनाढ्य था और सबसे नीचे था, हर सेगमेंट में जो है गिरावट हुई। तो अगर आप उसको प्रॉक्सी मान के चलें तो 18-19 तक आप ये कह सकते हैं कि स्थिति जो है सुधरने की बजाय बदतर हुई होगी फार्मर्स इनकम की, जहां तक बात है। उसके अलावा जितने सारे आंकड़े हैं, अगर उनको मिला के देखें, और ये मैं राम की बात में जोड़ रहा हूं कि अगर उन सबको हम समग्रता से लेके देखें तो स्थिति बहुत स्पष्ट है कि कहीं से कोई सुधार नहीं हुआ है। जहां तक मिडिल ग्राउंड की बात है, मिडिल ग्राउंड की बात की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये जैसा सभी साथियों ने कहा कि सारे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये सारे के सारे जो हैं किसानों को और देश के तकरीबन 80% जनता को जो एक विकास की अवधारणा हो सकती है उस सबसे विमुख कर देंगे, वंचित कर देंगे। तो इसमें कहीं कोई मतलब ये प्रश्न ही नहीं उठाना चाहिए कि क्या मिडिल ग्राउंड की कोई संभावना है। मिडिल ग्राउंड क्या मतलब, मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ यही 3 लॉज वाली बात जो है सिर्फ इनको खारिज करने की नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि बाकी जो नीतियां रही हैं पिछले 30 वर्षों में, कैसे उनमें से कईयों को निरस्त किया जाए और वापस दूसरी दिशा में बढ़ा जाए। तो कृपया मिडिल ग्राउंड के बारे में ना सोचें। धन्यवाद। मैं एक बहुत सही बात और साफ स्पष्ट बात करने की जो प्रवीण ने बात रखी है, हम अपने ऑर्गेनाइजर की तरफ से, जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनिशिएट किया है, हमारा एक ही अभी इस समय जो मुख्य केंद्र बिंदु है कि ये लॉज रिपील हो, ये विड्रॉ किए जाएं, ये अमेंड लॉ जो, और दूसरा एक इमीडिएटली एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करे सरकार, जिसमें कि वो रिपील कर सकती है और पार्लियामेंट में बातचीत के बाद फिर एक नए कानूनों के साथ बातचीत करने की, नई नीतियों के साथ बातचीत करके ही अगला कदम उठाए सरकार। कोई मिडिल ग्राउंड संभव नहीं है, और आप सरकार चाहते हैं कि कंप्लीटली रिपील होने चाहिए, ये लॉस विड्रॉ होने चाहिए। मैं असिम साहू, डॉक्टर सत्यनारायण साहू, दिनेश ओबराय make a point. सर हाँ, देवा जी, हाँ जी। It's very clear under the constitution, Dr. Ramkumar also mentioned this, agriculture is a state subject. We are a federal nation. The government of India has no business to enact these laws. We know we can't compromise on this. Government of India must immediately withdraw these laws and ask the state government to enact laws as per their requirement. Let me tell you very clearly, I belong to Tamil Nadu. I served in Haryana and Punjab. The agriculture there and agriculture here is very different. Kerala is my neighboring state here. Agriculture in Kerala, Tamil Nadu, and agriculture in Punjab and Haryana is totally different. How can there be one law sitting in Delhi? So an immediate thinking of this conference would be that central government must withdraw these 3 laws immediately and ask the state government to enact laws
depending upon the situation in their different states. That's the only requirement that we have. Very correct, Dev Saimji. We completely endorse this viewpoint. Yeah, correct. Dr. Satyanarayan Sahu, जो कि हमारे साथ पुराने जेएनयू के साथी हैं, और के.आर. नारायणन जी जब राष्ट्रपति थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और वेल नोन ऑथर हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं. ये कुछ चंपारण को याद कराना चाहते हैं कि जैसे आज का किसान आंदोलन है उसको जोड़ना चाहते हैं उसके साथ. हाँ डॉक्टर साहब. Thank you, Dinesh ji. Actually, what is happening, in the form of Kisan agitation against the farm bills, which were enacted without by dispensing the deliberative and consultative process and by pushing through in parliament by in violation of the constitutional provision of actual voting. There's a kind of a replay of history that is taking place in 2020, because Gandhi's involvement in Champaran Satyagraha, which was for the cause of farmers, his involvement in Kheda Satyagraha of 1918, and then in 1928 Bardoli Satyagraha of the peasants, where Vallabhbhai Patel emerged as Sardar Patel. These three instances of farmers' movement, which are of great significance. In just 2 minutes, I will flag a few points. Gandhi was not allowed to go ahead in Champaran to investigate the matter, as much as now farmers are not allowed to enter Delhi to protest. Yeah. Gandhi was arrested, faced, punitive action. And farmers also faced punitive action. Gandhi described the condition of farmers, their exploitation, as a form of Dyerism. The way General Dyer fired in Jallianwala Bagh and all that. So this kind of Dyerism which we are witnessing today. So Gandhi broke the law. He was arrested. He confessed that he broke the law. Then he investigated into the matter. All the charges were dropped. And that breaking of the law, which constituted the commencement of Champaran Satyagraha, ended in framing of a law for, removing the forcible plantation of indigo. So breaking of a law and framing of a law constituted the essence of Champaran Satyagraha. And here also farmers are demanding repeal of a law and another kind of a law which should be factoring the opinion or the interest of the farmers. This is about Champaran Satyagraha. Kheda Satyagraha, when farmers were asked to pay land revenue when they suffered losses in crops because of natural conditions, weather and all that. So they started a satyagraha. Gandhi said, do not pay land revenue. And the forcible, coercive actions were taken. Gandhi said that terror is being inflicted on the peasants. And they did not pay the land revenue. Eventually, Gandhi said, which was again led by Vallabhbhai Patel, he said, essence of Kheda Satyagraha was for the cause of farmers not to pay land revenue, but its larger meaning is to establish Swaraj, democratic government, and to awaken the sensibilities of the people to fight for democracy and democratic rights. So now in this context, this is exactly the same thing is happening. Similarly, 1928, Bardoli Satyagraha. Gandhi used the term, he said, there is a reign of terror by the British regime. They are appropriating the lands of the people because they refuse to pay land revenue. There is, he said, some kind of fear, doctrine of frightfulness is being invoked. So therefore, in such a situation, kind of a replay of history. So, and farmers, what they are doing is, they are replicating that method, of Bardoli Kishans and Kheda Kishans. So this is, we are now the government is, following the British method of suppressing the peasants' rights. So therefore, I think that ethos of freedom struggle need to be invoked and need to be contextualized for the cause of farmers. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद सत्या। कुछ और साथी, पत्रकार साथी हमारे बीच में जो सवाल उठा रहे हैं उसको भी मैं लेना चाहूंगा। सत्या, आपका आर्टिकल हमें चाहिए ताकि हम सभी साथियों के साथ उसको बांट पाएं और साझा कर पाएं। हाँ, हाँ रंजनी प्लीज। रंजनी, हाँ, No, और कौन? I suggest that from the audience, if we have media audience, then they can directly ask the questions. या वो हमने बिल्कुल संभव है, हाथ खड़ा करें if they can raise their hands and we will certainly Yeah, there permit is that. no raising hand. Hello, one possible, question. but May they I can ask? start. May I ask the Yeah, question? Kishore, yes, okay, yeah. My question is that why the farmers did not had any demand to increase the number of APMC in the earlier stages? Because when it was implemented the act, then it was decided that in every 50 square meter there must be a APMC center. But it was totally not contextualized or demanded. But now it is a problem. They are trying to repealing it, I think. So farmers should have been some demand to create more and more APMC centers. Ram, you want to say something about it? Praveen? Yeah. You see, farmers have always demanded more centers, more coverage of MSP. So it is unfortunately a misreading, or possibly we have not done enough to reach this fact and, such processes to all of you. But this has been always, adequate coverage, and different government committees. In fact, Ram the other day had written in his Hindu piece that, what one particular committee said, what the second committee said, that what should be the coverage, etc. On that, there had been conversations with the government from farmers' representatives, etc., and different committees had taken that into account. So it's not the case that they have not demanded it. It's just that that was not catered to. Thank you. Ram, you want to add something, or otherwise Sai also I can see wants to say something. Yeah, just a couple of sentences. I agree with Praveen. This demand has been a farmer's demand for many years. The absence of adequate markets, the need to reform APMC markets internally, to reduce the powers of the traders to collude. All these have been farmers' demand. There have been local struggles in different places. In many places in Maharashtra, if you see, many APMC elections were fought on this agenda, and the farmers' organizations have captured the APMC markets through elections, improved their functioning, and so on. This is an ongoing process. This has been an ongoing process. The the Swaminathan Commission said it should increase in number. That the farmer unions and farmer organizations have always said Swaminathan Commission recommendations should be implemented, not just an MSP, but on such issues as well. Finally, the Doubling Farmers Committee of the central government itself has said that we at least need 10,000 markets in India of the mandi type, while we have only 7,000 mandis. So the government, the current government's commissions have also said that we need at least 3,000 markets more in India. So the farmer demanded it. Even within the current government, the official reports have said the number of mandis should increase by 3,000, but there have been not even one mandi that in the last few years. That's the unfortunate situation that we have. But before Sai, you come in, there is a question, an important question. Okay, otherwise we will have to take it up. Either somebody else is welcome to take it up. From Down to Earth, there is a friend who's asking us, saying, what is our stand on the committee or the panel which the government has proposed? Do we see it as a diversionary tactic, or do we have an opinion on that particular proposal as far our viewpoint is concerned? She or he wants to know, because they've written SK, and I don't know SK means what. So SK from Down to Earth. Yeah. Okay, I will intervene on because this is a governance issue. Yeah. This is a fraud that is being played by the government on the farmers. This commission is at this point of time is a total fraud. There have been number of commissions and committees have gone into threadbare. Now, at the height of agitation, which has been building up for the last 7 months,
saying that we are going to appoint one more committee, you put your demands one more committee. I would say in very strong languages, it is absolutely a fraud on the farmers and must be totally rejected. Their demand is very simple. As I told you, this issue has been going on. I mentioned about the committee with the agriculture minister heading it. And we have come out with very strong recommendations. 30 years, even before that there has been, but at least I am talking about the commission I was involved in. And then there has been several kind of reports, Swaminathan Commission report, this report, that report. Why there is a committee now? I think our demand must be plain and simple. Throw out these acts and request the state governments, let them enact a law as per their requirements in consultation with the experts as well as the farmers. Simple as that. No committee, no commission. I totally endorse the stand taken by the Kisan people on this issue. Praveen, you want to add something on that? Yeah. No, I completely agree. If there has to be any committee, it should be after doing away with these laws, withdrawing these, keeping them in abeyance, as all of us have been saying, and only then you can think of through the due constitutional process. The constitution must not be undermined. That has to be the starting point. You just can't set up the committee, sort of the way you want it. So no. This cannot be entertained at all. Thank you. I think Sainath is putting up the hand. Yeah, Sai, you want to say something? Very briefly, that the strategy of the government is essentially death by committee. Okay, that is the sentence that they are passing on this movement. And I just want to point out that if you want to look at something absolutely great and wonderful that a committee or a commission could achieve, it's sitting on one for 15 years in terms of the report of the Swaminathan Commission. What this 5-member or 6-member committee will do in 3 days and 5 days, which the Swaminathan Commission has done in 5 reports of 6 volumes, which the first of which was submitted in 2004 December, the last of which in 2006 October. And for 15 years, you've not had 1 day's dedicated discussion in Parliament because the elite of both political formations did not want that to happen. And you know the rest of the story about Mr. Modi's promise in the 2014 election of implementing Swaminathan's COP plus 50% within 12 months of coming to power. We know exactly, we have the history of what the death by committee approach is about. So be very clear that this committee is not even a distinguished one. It will not have the X and the thing of that. If you want to draw on some committee and commission's recommendations, please draw on those. Clearly we have history on our side that this committee business, which if they were serious about Swaminathan Commission report, they would have implemented it by now. They are not interested in implementing. Death by committee is the correct bite. I hope it will be picked up by media friends. And I think it's a punchline that we all take note of. There are 2 more questions which I want to draw attention to. People are saying we're talking about farmers. Farmers include farm laborers. How do people see the impact of these laws on farm laborers? Any comments which we can offer? Praveen ji, Ram? Yes. It's obvious if farmers are going to be reduced to sort of kind of a neo-bondage through contracting and all. This is obviously going to have huge deleterious implications for laborers. Number one. Number two, we have to remember that along with this contracts, etc., we know that given the sort of distress in agriculture, the cultivable area itself is going down like crazy.
Yeah, just look at the most recent stats, and it is extremely disturbing the rate at which it is disappearing, which basically then means that your source of livelihood is completely gone. Right? But in any case, agricultural labor is not a pure category anymore. I mean, it used to be some 40 years ago. Today, I mean, you are agricultural labor in the morning, in the afternoon, you are a construction worker, in the evening, you are something else. You are, what Saramago used to say, itinerant worker, and so on and so forth. And so on. So, in any case, they have been pushed in a context. All these three laws taken together are not hitting only at farmers, but agricultural laborers as well. And in general, I mean, this model of development, huge indirect implications for all the citizens who constitute roughly 89-90% of this country. Thank you. Friends, we are coming close to, it's 4:58. We started at 3:15 effectively. I think we have 2 minutes. Is there a last minute before we close? Any query? Any? No, all questions we have taken up. Is there any question? There are questions in the chat box. No, we have taken up those questions. Can I ask one question? Please. Vijay Jawandia. Vijay ji, of course. आपको तो आंसर देना चाहिए क्वेश्चंस का. नहीं, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि हम ये सब बहस हो रही है मोदी जी की दुगनी आमदनी करने की बात, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. अभी साईनाथ जी ने बहुत अच्छा बात की MS स्वामीनाथन जी के रिपोर्ट का क्या हो रहा है. मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, हम सब लोग सोचे इस पर कि 2026 में अगर 8वां वेतन आयोग आया और 5वें, 6वें, 7वें वेतन आयोग में जिस तरह से वेतन बढ़ा है, उस तरह से 8वें वेतन आयोग में जो वेतन बढ़ेगा तो 4th क्लास कर्मचारी का वेतन तो 45,000 रुपए महीना हो जाएगा, 1,500 रुपए रोज हो जाएगा. तो उधर जब 1,500 रोज होगा तो खेतों में काम करने वाले मजदूर या असंगठित मजदूरों को कितना मिलना होगा? नहीं 1,500 पर 800, 1,000 तो मिलना होगा ना. फिर वो देने के लिए फसलों के दाम क्या होने चाहिए, या एग्रीकल्चर को मिलने वाला इंसेंटिव, सब्सिडी जो कुछ भी है वो क्या होना चाहिए, इस पे भी तो बहस होनी पड़ेगी ना. नहीं तो ये गैप तो इस तरह से बढ़ते ही जाएगी और हम लड़ते ही रहेगी. बल्कि आपने प्रश्न ही नहीं किया, आपने साथ में जवाब भी दे दिया विजय, और शुक्रिया. आप तो, हम तो इकट्ठे ही लड़ते हैं और आप, लेकिन कोई साथी और उसमें जोड़ना चाहे विजय जी की बात में तो जरूर संभव है. प्रवीण, यू से क्विकली समथिंग. देयर इज वन मोर क्वेश्चन एंड जी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि विजय जी की 1980 में जो है कृषि और गैर कृषि, अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो गैर कृषि में इनकम जो था प्रति व्यक्ति 2 गुना था, अभी जो है वो 6 गुना हो गया है. तो जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, आप सिर्फ पे कमीशन की बात छोड़ दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरा का पूरा सेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है और जैसे जा रहा है, उस हिसाब से जब तक इस पूरी धारा को वापस नहीं मोड़ेंगे, स्थिति तो बद से बदतर हो ही रही है और होती चली जाएगी. साथियों, सवाल तो बहुत साथियों के मन में है, लेकिन इस समय जो मौका है वो मौका है फार्मर्स मूवमेंट के साथ खड़ा होने का, क्योंकि उनका आंदोलन हम सबका आंदोलन है. और ऐसे साथी जिनके मुझे नाम लेने चाहिए, जैसे कि राइटर्स, पोएट्स, जनवादी लेखक संघ, उनका समर्थन मिला है. हमें ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क का समर्थन मिला है. हमें समर्थन विमेन्स मूवमेंट्स का मिला है. हमें राइट टू फूड कैंपेन का मिला है. हमें वर्कर्स के साथ तो अपन काम करते ही हैं, और ट्रेड यूनियंस के साथ जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ नेशन फॉर फार्मर्स का शुरू से ही, उसमें ये वर्किंग क्लास ट्रेड यूनियंस, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी कंधा से कंधा मिला के लड़े थे. और ये वादा करते हैं अपन कि ये प्रेस मीट के साथ हमारी बात खत्म नहीं हो रही, बल्कि हमारी शुरुआत हो रही है. इस आंदोलन को अपन आगे बढ़ाएंगे. हम इसको साथ
और इसमें ताकत देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक मीटिंग नेशन फॉर फार्मर की तरफ से, डेट इसकी अभी तय हो रही है, शायद 9 तारीख को होगी या 8 को होगी, इसका फैसला हम करेंगे। और इस बीच में मैं कहना चाहता हूँ जो 3 से 10 का प्रोटेस्ट वीक का अभी अनाउंस हुआ है फार्मर्स मूवमेंट्स की तरफ से, लेफ्ट पार्टीज की सब तरफ से, इसमें आप लोग शामिल हुए और हर जगह पे जहां पे भी हैं। और मैं मीडिया के पत्रकार साथियों से ये मेरा अनुरोध है कि इस प्रोटेस्ट को कवर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं एनी भी जो है वो उन्होंने अपना वीडियो ऑन कर लिया है। और ये जो प्रोटेस्ट है ये हम ऑर्गेनाइज करेंगे और सब जगह पे अपन इसके साथ जुड़ेंगे। और जहां तक सवालों का, और जो आई थिंक हमने आज बहुत कुछ सीखा, और कानून के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में, इसके बारे में जो भी मटेरियल है हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इसको अपन होस्ट करेंगे, अपलोड कर रहे हैं। हमारी प्रेस रिलीज जो है वो अपलोड हो चुकी है और अपन सभी के साथ शेयर करेंगे। आपके ईमेल्स हैं, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, व्हाट्सएप, इसके द्वारा ये हम आपके पास पहुंचेंगे। और हमें आशा है, ये उम्मीद है, इट्स आवर एक्सपेक्टेशन that each one of you will do everything. It's going to be a long winter, a biting cold, and in which we'll have to work. But I think this particular challenge has to be taken on. This government, which has fascist, authoritarian politics guiding it, has to be defeated. And this particular defeat will start with the defeat of the laws. The repeal of the laws is our demand, and that the withdrawal of these laws is our demand, and that's what we would close our meeting with. And we'll come back to you again and again. If my friends, with that, if I have your permission, can we close the meeting? Can we close the press conference? Thank you very much. And we just need to say Jai Hind. जय हिंद। सुधीर वोमकौरी हमारे साथ हैं, हमें बहुत खुशी है। सुधीर, बहुत सही आपने याद कराया। जय हिंद, बिल्कुल, लॉन्ग लिव, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, इनकलाब जिंदाबाद। या And Jai Kisan too. Jai Kisan too. Jai Kisan. We completely agree with you.